हेलो एवरीवन। आज हम नया टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ एंजाइम। और ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। ठीक है, तो एंजाइम क्या होते हैं, उनकी हम क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे, प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, और कैसे एंजाइम जो होते हैं वो केमिकल कन्वर्जन या केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे, उनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है, देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम जो होते हैं दे आर प्रोटीन। ठीक है, एंजाइम जो होते हैं ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं जो कि बायोकेमिकल रिएक्शंस को क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं, दे कैटलाइज करते हैं। ठीक है, दे कैटलाइज और स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग यूटिलाइजिंग देमसेल्फ। इनकी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आता है, उनकी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये बायोकेमिकल रिएक्शंस को क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं। ठीक है, और देखो देर आर जैसे एक स्टेटमेंट है कि ऑल एंजाइम्स होते हैं दे आर प्रोटीन, लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम हैं जो कि आरएनए हैं जो कि एंजाइम के रूप में काम करते हैं, उनको हम बोलते हैं राइबोजाइम, राइबोन्यूक्लियस फॉस्फेटेज एंड आपका जो मतलब पेप्टाइडल ट्रांसफरेज होते हैं, ये ऐसे एंजाइम है जो कि नॉन प्रोटीन एंजाइम होते हैं। तो देर आर सम न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव लाइक एंजाइम और दीज आर कॉल्ड एज द राइबोजाइम। ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, राइबोजाइम बोलेंगे। इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल आता है आपका, राइबो न्यूक्लियस फॉस्फेट। ठीक है, राइबो न्यूक्लियस फॉस्फेट। ठीक है, राइबो न्यूक्लियस फॉस्फेट एंड पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। ठीक है, ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज ऐसे एंजाइम होते हैं जो किसके बने होते हैं, ये हमारे आरएनए के बने होते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, आरएनए एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि प्रोटीन के नहीं होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ आरएनए। ठीक है, तो ऐसे एंजाइम जो कि आरएनए के बने होते हैं, ठीक है, दे आर नॉन एज द राइबोजाइम। एंड एग्जांपल है राइबोजाइम, राइबोन्यूक्लियस फॉस्फेटेज एंड पेप्टाइडल ट्रांसफरेज होते हैं, ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि आपके आरएनए के बने होते हैं। ठीक है, तो एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन, इसके पास भी क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। एक एंजाइम आप ऑब्वियसली जो अगर एंजाइम अगर आपके प्रोटीन के बने हुए हैं तो उनके पास क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन हम बोलते हैं। ठीक है, और एंजाइम एन एंजाइम लाइक प्रोटीन जो होता है इसके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी हो सकता है, टर्सरी स्ट्रक्चर भी हो सकता है। लेकिन जब हम टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे तो यू विल नोटिस दैट कि बैकबोन ऑफ प्रोटीन चेन फोल्ड अपॉन itself and certain that the chain crisscross itself and hence many crevices and pockets जो होती हैं they will form and they will called as the active site। जैसे आपका जो एंजाइम है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में भी हो सकता है, आपका एंजाइम जो है वो टर्सरी स्ट्रक्चर की फॉर्म, सेकेंडरी की फॉर्म में भी हो सकते हैं, और टर्सरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में भी एंजाइम जो है हो सकता है। लेकिन टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपके एंजाइम जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस तरह फोल्ड होते हैं कि ये क्या बनाते हैं, बहुत सारी पॉकेट जो होते हैं बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारी पॉकेट जो होते हैं वो बनाएंगे, और इन पॉकेट को हम क्या बोलेंगे, एक्टिव साइट बोलेंगे। और इन एक्टिव साइट में ही आपके सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या करेंगे, फिट होंगे, और वो दे विल चेंज इनटू किसमें, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में क्या होंगे, वो चेंज होंगे। तो एन एक्टिव साइट क्या होती है, एक एंजाइम की ऐसी क्रिवाइस होता है, ये ऐसा पॉकेट होता है जिसके अंदर आपके सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या करते हैं, फिट होते हैं, और दस एंजाइम क्या करेगा, अपनी एक्टिव साइट के थ्रू क्या करेगा, कैटलाइज करेगा रिएक्शन को एट ए वेरी हाई रेट। एंजाइम कैटलिस्ट जो होते हैं ये आपके इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से क्या करते हैं, डिफर करते हैं। एंजाइम कैटलिस्ट जो होते हैं ये इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से क्या करते हैं, डिफर करते हैं। कैसे, सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस ये है कि एंजाइम जो होते हैं ये थर्मोलेवाइल होते हैं, एंजाइम जो होते हैं ये हीट सेंसिटिव होते हैं, एंजाइम जो होते हैं थर्मोलेवाइल होते हैं, और ये मैक्सिमम जो होते हैं 25 to 35 डिग्री सेल्सियस तक इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज होता है। ठीक है, ये हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या होते हैं, ये जो है मतलब डीनेचर हो जाते हैं, और लो टेम्परेचर के ऊपर क्या होते हैं, ये इनएक्टिव हो जाते हैं। इसलिए एंजाइम जो होते हैं वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। लेकिन आपके जो बायो जो आपके कैटलिस्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के ऊपर जो होते हैं वो वर्क कर जाते हैं, वो एफिशिएंटली वर्क करते हैं। लेकिन हमारे एंजाइम जो होते हैं दैट आर गोइंग टू डैमेज्ड एट हाई टेम्परेचर एंड एट हाई
प्रेशर के ऊपर क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो ये डिफरेंस है इनका। एंजाइम कैटलिस्ट जो होते हैं डिफरेंट फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट इन मैनी वेज, बट वन मेजर डिफरेंस ये है कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो होते हैं दे विल वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, वाइल एंजाइम जो होते हैं दे गेट डैमेज्ड एट हाई टेम्परेचर से अबव 40 डिग्री। यानी कि जो हमारी बॉडी के एंजाइम है वो 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो मतलब मोस्ट एफिशिएंटली जो होते हैं वर्क करते हैं, या एंजाइम जो होते हैं वो 25 to 35 डिग्री तक जो है ईजिली जो होते हैं वो जो है मतलब वर्क कर लेते हैं। दिस इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइम। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ एक्सेप्शन भी है, लेकिन ऐसे एंजाइम भी आइसोलेट किए गए हैं जो कि हमारे एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर में पाए जाते हैं। जैसे हॉट बेंट में सल्फर स्प्रिंग में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो एंजाइम होते हैं दे आर स्टेबल एट मतलब वेरी वेरी हाई टेम्परेचर अप टू जो है 80 to 19 डिग्री सेल्सियस। तो एक थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है दस एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है एंजाइम की जो है दैट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम द थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ऐसे हमारे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हमने क्या किया है मतलब जो है आइसोलेट किया जो कि आपके ऑर्गेनिज्म हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे उनके एंजाइम तो उस हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या कर रहे हैं, वो वर्क कर रहे हैं। उनके एंजाइम जो होते हैं वो क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर के ऊपर जो है वर्क करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि एंजाइम जो होते हैं ये ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जो कि क्या करेंगे, किसी बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करेंगे। और एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं। कुछ हमने एक्सेप्शंस भी पढ़े कि एंजाइम जैसे राइबोजाइम, राइबोन्यूक्लियस फॉस्फेटेज एंड पेप्टाइडल ट्रांसफरेज ऐसे एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं आपके जो मतलब आरएनए के बने होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम हैं, कुछ ऐसे एंजाइम हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं। उन एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, प्रो एंजाइम या जाइमोजन। क्या बोलेंगे उनको, हम जाइमोजन बोलेंगे या प्रो एंजाइम बोलेंगे। और इन एंजाइम को ये क्या होते हैं, ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। और इन एंजाइम को एक्टिव फॉर्म में चेंज करने के लिए स्पेसिफिक फैक्टर चलते हैं। स्पेसिफिक पीएच चाहिए होती है, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट चाहिए होता है, स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए होता है, स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है। तो ये एंजाइम नॉर्मली क्या होते हैं, ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। दैट इज कॉल्ड एज द जाइमोजन या प्रो एंजाइम। जैसे पेप्सिनोजन हो गया, ट्रिप्सिनोजन हो गया, ट्रिप्सिनोजन हो गया, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होंगे। ये सारे एंजाइम हम डाइजेस्टिव सिस्टम में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये सारे एंजाइम क्या होते हैं, ये नेचर में इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं। और इनको एक्टिव करने के लिए क्या होता है, मतलब आपके स्पेसिफिक एंजाइम पीएच जो है मतलब टेम्परेचर जो है चाहिए होता है। ठीक है, एंजाइम के करेक्टर्स क्या क्या पढ़े हमने, प्रोटीनस नेचर होते हैं। ठीक है, एंजाइम जो होते हैं हर एक हमारी बॉडी में हर एक जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है उसको एंजाइम के थ्रू क्या किया जा रहा है, उसको कैटलाइज किया जा रहा है। और हर एक रिएक्शंस के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम जो होता है प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंजाइम जो होते हैं ये हाइड्रोफिलिक नेचर होते हैं। ठीक है, जितने भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होंगे, जितने भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होंगे वो सारे के सारे रिएक्शंस क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, एंजाइम जो होते हैं थर्मोलेवाइल होते हैं। ठीक है, ये हाई टेम्परेचर पे जनरली जो होते हैं डी नेचर हो जाते हैं, और लो टेम्परेचर पे क्या होते हैं, मतलब ये जो है इनएक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका केमिकल रिएक्शन। देखो क्या होता है केमिकल रिएक्शन, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस एंजाइम। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड ए केमिकल रिएक्शन क्या होता है। देखो केमिकल कंपाउंड जो होते हैं इसमें दो टाइप के चेंजेस होते हैं। आपके केमिकल कंपाउंड में दो टाइप के चेंजेस होते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब क्या है कि इसमें केवल कंपाउंड की या किसी सब्सटेंस की जो है केवल शेप चेंज हो रही है, उसमें कोई बॉन्ड मेकिंग नहीं हो रही है, ना ही बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। ठीक है, तो ये सिंपल क्या होते हैं, फिजिकल प्रोसेस होती है। ठीक है, जैसे आपका जो है मतलब जैसे आपने जो मतलब सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ, लिक्विड में जो है गैस में चेंज हुआ। ठीक है, ये जो ऐसे वाटर जो होता है ये भी एग्जांपल है किसी फिजिकल प्रोसेस का है। तो अनदर फिजिकल प्रोसेस जो है इज अ चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज व्हेन आइस मेल्ट इनटू वाटर एंड व्हेन वाटर बिकम वेपर। तो ये क्या है, सारे एग्जांपल है किसके जो है मतलब फिजिकल प्रोसेस में। तो यहाँ पे जो है ना ही बॉन्ड बनते हैं ना ही बॉन्ड जो होते हैं ब्रेक होते हैं। तो ऐसे केमिकल कंपाउंड की चेंज को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे। लेकिन ऐसे रिएक्शन जहाँ पे बॉन्ड बनते हैं और बॉन्ड ब्रेक होते हैं वैसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। केमिकल रिएक्शंस जो है हम उनको बोलते हैं। ठीक है,
आपकी बुक में डायग्राम दे रखा है, दैट इज़ अ बेरियम हाइड्रोक्साइड को H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम ट्रीट करवाते हैं, दैट देर इज नए बॉन्ड बनते हैं, बेरियम सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल की हवा रिलीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन दे रखा है। वैसे ही अगर स्टार्च मॉलिक्यूल को, अगर स्टार्च आपके डाइजेस्ट में हम पढ़ेंगे, स्टार्च मॉलिक्यूल को क्या किया जाएगा, स्टार्च मॉलिक्यूल को जो ब्रेक किया जाएगा तो किस में चेंज होगा, वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है, ठीक है। किस में चेंज होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है। ये भी एक ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस है। तो रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस जो होता है, क्या होता है, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन ये बोलता है कि आपके कितना जो है सबस्ट्रेट जो है कितने प्रोडक्ट में जने, कितने जो है प्रोडक्ट में जो फॉर्म हो, तो यानी कि बोलने का मतलब क्या है, कितने आपके प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, दैट इज रेट इज इक्वल टू कितने प्रोडक्ट आपके बने with respect to time, that is called as the rate of reaction, जिसको हम बोलते हैं that is called as the rate of the reactions। और rate can also be called, इसको हम velocity भी बोल सकते हैं। अगर इसकी डायरेक्शन जो होती है स्पेसिफाइड होती है तो हम उस रेट को क्या बोल सकते हैं, velocity भी बोल सकते हैं। और रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस जो होते हैं इनको कौन इन्फ्लुएंस करता है, टेम्परेचर इन्फ्लुएंस करता है, एंड अदर फैक्टर के साथ साथ टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है। और जनरल हमारा रूल ऑफ थंब ये है कि रेट जो होता है वो डबल होता है, रेट जो है डबल होता है और डिक्रीज कर जाता है हाफ, जो है रेट जो है डबल हो जाएगा अगर आपका टेम्परेचर जो होगा एवरी 10 डिग्री जो होता है राइज होगा। जैसे मान ले कि किसी रिएक्शन का जो टेम्परेचर है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है, 20 से 30 डिग्री है, ठीक है। जब आपने रिएक्शन को आप 20 डिग्री पे कर रहे थे, लेकिन आपने टेम्परेचर क्या करे, 30 डिग्री तक करा दिया, यानी कि आपने 10 डिग्री जो है मतलब टेम्परेचर को क्या किया, मतलब इंक्रीज़ किया, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा, 2 टाइम फास्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने रिएक्शंस का टेम्परेचर जो है 10 डिग्री से कम कर दिया, ठीक है, 10 डिग्री से कम किया, दैट इज़ 10 डिग्री, तो रेट जो होगा आपका वो रिड्यूस हो जाएगा बाई हाफ, ठीक है। रेट क्या हो जाएगा, वो हाफ से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो एवरी 10 डिग्री इंक्रीज करें, ठीक है, या डिक्रीज करें तो रेट क्या होगा, डबल होगा या हाफ हो जाता है। ये आपका ये जो है पॉइंट जो है क्या करता है, ये आप जो पॉइंट जो होता है एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो कैटलाइज रिएक्शन जो होते हैं, ऑब्वियसली आपके जो कैटलाइज रिएक्शन जो होते हैं वो बहुत ही हायर रेट के होते हैं, हायर स्पीड में होते हैं, ठीक है, देन दे अनकैटलाइज रिएक्शन। जैसे एग्जांपल आपका दे रखा है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही वर्सेटाइल एग्जांपल है। इस एग्जांपल को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी स्टडी करते हैं, लेकिन आपका यहाँ पे भी है। देखो यहाँ पे क्या है, व्हेन एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो ऐसे रिएक्शन जिनको एंजाइम के द्वारा क्या किया जाता है, कैटलाइज किया जाता है, वो क्या होते हैं, वो बहुत ही फास्ट होते हैं, वो बहुत ही क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे सिंपल फॉर्म में क्या कर रही है, कंबाइन कर रही है विद वाटर के साथ, और एंजाइम क्या है आपका, दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और क्या बन रहा है यहाँ पे, कार्बोनिक एसिड बन रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे एंजाइम नहीं होता है, इफ इन द एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम, ठीक है, दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी स्लो, यानी कि आपके केवल 1 आवर में जो होते हैं कितने बनते हैं, 200 मॉलिक्यूल ही हमारे पास कार्बोनिक एसिड के बनते हैं। लेकिन जब इसमें हम एंजाइम जो है यूज़ करते हैं, ठीक है, तो जो है आपके 6 लाख मॉलिक्यूल्स होते हैं एवरी सेकंड बनते हैं। देख लो आपके 1 आवर में अनकैटलाइज रिएक्शन में कितने बन रहे हैं, 200 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। लेकिन आप जब एंजाइमेटिक रिएक्शन जो होते हैं, मतलब एंजाइम यूज़ करते हैं, तो कितने बनते हैं, ये 6 लाख मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉर्म होते हैं। और एंजाइम हैज़ एक्सेलरेटेड द रिएक्शन बाई अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन टाइम में एंजाइम ने क्या किया, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज किया। दिस इज़ द पावर ऑफ एंजाइम, दिस इज़ द पावर ऑफ एंजाइम, ठीक है। तो यानी कि आपके जो एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस होते हैं उनका रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वेरी वेरी फास्ट, दैट इज़ वेरी वेरी फास्ट। हमने एग्जांपल देख लिया। उसके बाद देर आर थाउजेंड ऑफ टाइप ऑफ एंजाइम जो होते हैं, ठीक है, वो कैटलाइज करते हैं हर एक केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शंस को। ए मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन जो होता है, हाँ, जैसे आपने ग्लाइकोलिसिस में हम पढ़ते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में हम पढ़ेंगे जब हम सेल रेस्पिरेशन स्टडी डिटेल में करेंगे, तो वो 10 स्टेप जो है रिएक्शन है आपका ग्लाइकोलिसिस, जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या करेगा, वो जो है मतलब 2 पायरुविक एसिड में क्या करेगा, पार्शली ऑक्सीडाइज करता है। और यहाँ पे 10 स्टेप रिएक्शंस होता है ये, और हर एक स्टेप को क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम जो होते हैं क्या करते हैं, उसको कैटलाइज
कैटालाइज करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, एंजाइम जो होते हैं स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम जो होते हैं हाईली स्पेसिफिक होते हैं उनके एक्शन में, और हर एक एंजाइम जो होता है डिफरेंट डिफरेंट एक्शन को क्या करता है, वो कैटालाइज करता है, ठीक है। तो व्हेन यू स्टडी रेस्पिरेशन इन चैप्टर नंबर 14 you will study these reaction, और at this stage you should know that this very metabolic pathway जो होता है with one or two additional reactions जो होते हैं give rise to variety of metabolic end product, ठीक है। इन स्केलेटल मसल्स में क्या होता है, जब ऑक्सीजन जो होती है, जब ऑक्सीजन जो नहीं ऑक्सीजन एब्सेंट होती है तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है वो किस में चेंज होता है, ग्लूकोज होता है हमारे स्केलेटल मसल्स में क्या होता है, वो लैक्टिक एसिड में चेंज होता है, लैक्टिक एसिड में चेंज होता है। और यहाँ पे जो एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड एज लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज। लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम जो होता है एलडीए जिसको हम बोलते हैं, वो क्या करता है, इस एंजाइम में क्या करेगा, हमारे ग्लूकोज की पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं, तो ये अलग रिएक्शन है। वैसे ही ईस्ट के अंदर क्या होगा, यहाँ पे जो है मतलब एल्कोहलिक डीहाइड्रोजनेज होगा। एल्कोहलिक डीहाइड्रोजनेज क्या करेगा, इसको इथाइल एल्कोहल और जो है कार्बन डाइऑक्साइड में क्या करेगा, इथाइल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या करेगा, चेंज करेगा। आपके बुक में डायग्राम में ये दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन स्केलेटल मसल द अंडर द एनारोबिक कंडीशन, जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती है लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है, लेकिन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व नहीं होती। जब लैक्टिक एसिड बनता है तो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व नहीं होती है, लेकिन अंडर एरोबिक कंडीशन पायरुविक एसिड बनेगा। और इन ईस्ट में क्या होता है, ड्यूरिंग फर्मेंटेशन यानी कि एनारोबिक कंडीशन में क्या होता है, सेम पाथवे लीड टू प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। यहाँ पे एल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है, यानी कि डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं पॉसिबल हो सकते हैं, डिफरेंट कंडीशन और डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो होते हैं दे आर पॉसिबल हो सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एंजाइम एंड देयर करेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम एंड व्हाट आर द केमिकल रिएक्शंस एंड हाउ द एंजाइम जो होते हैं दे आर गोइंग टू कैटलाइज द केमिकल रिएक्शन, और वो कैसे जो है मतलब जो है स्पीड अप करते हैं हमारे केमिकल रिएक्शंस को, ठीक है। उसके बाद ये है कि कैसे, हाउ डू एंजाइम, कैसे इतने हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जन कर जाते हैं, कैसे जो है मतलब हमारे एंजाइम जो होते हैं वो ऐसा कन्वर्जन कर जाते हैं। देखो केमिकल जो आपका कन्वर्ट होगा किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, उस केमिकल को हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं। आपका एक ऐसा केमिकल होता है वो किस में चेंज होगा, वो आपका जो है प्रोडक्ट में चेंज होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं। दिस इज द सबस्ट्रेट। आपका जो है हैंस एंजाइम क्या होते हैं, ऐसी प्रोटीन होते हैं जिनके पास क्या होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, और उनके पास क्या होती है, एक्टिव साइट होती है, और ये सबस्ट्रेट क्या करेगा, उस एक्टिव साइट में क्या करेगा, फिट होगा, और फिर वो एक्टिव साइट क्या करेगी, आपके सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में चेंज करेगी। सिंपल बात है, ठीक है। तो वही चीज़ है, इसमें एक टर्म आती है कि कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं, कितने प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में चेंज हुए पर मिनट बाय एन एंजाइम इज कॉल्ड एज द टर्न ओवर नंबर। जो है एक एंजाइम का टर्न ओवर नंबर जो है क्या होता है कि कितने एंजाइम जो है बोले कितने सबस्ट्रेट को जो है मतलब कितने प्रोडक्ट में वो चेंज कर रहा है। जैसे मान लो कि आपके पास 3 एंजाइम है, ठीक है, तीन तीन एंजाइम है, ठीक है, ये 3 एंजाइम 1 मिनट में कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। एक एंजाइम ए है वो कितना चेंज कर रहा है, वो 30 मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, मतलब वो 1 मिनट में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में चेंज कर रहा है, ठीक है। दूसरा जो है वो आपके 3 लाख एंजाइम सबस्ट्रेट को क्या कर रहा है, 1 मिनट में चेंज कर रहा है। और तीसरा जो है वो 36 लाख जो है मतलब वो क्या कर रहा है, 1 मिनट में जो है चेंज कर रहा है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को। तो सबसे ज़्यादा टर्नओवर नंबर किसका है, दैट इज़ द सी हैव द मैक्सिमम टर्नओवर नंबर। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, जो एंजाइम सी है उसके पास क्या होते हैं, इट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट एंजाइम, दिस एग्जिबिट द एफिशिएंसी ऑफ एन एंजाइम। यानी कि टर्न ओवर नंबर की जब भी हम बात करेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट एफिशिएंसी ऑफ एन एंजाइम, वी आर टॉकिंग अबाउट एफिशिएंसी ऑफ एन एंजाइम। तो वही चीज़ है कि कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आपके कितने प्रोडक्ट में चेंज हुए, दैट इज कॉल्ड एज द टर्न ओवर नंबर एंड दिस एग्जिबिट द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम। अब देखो एनसीईआरटी क्या बोलती है, टू अंडरस्टैंड दिस बी शुड स्टडी, एंजाइम को हमें स्टडी करना पड़ेगा। हमने ऑलरेडी अंडरस्टूड किया है कि व्हाट इज़ द एक्टिव साइट, और केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन होते हैं उनको हम रिएक्शंस बोलते हैं, और केमिकल जिनको हम प्रोडक्ट में चेंज करते हैं उन केमिकल को हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं। इसलिए एंजाइम क्या होते हैं, ऐसी प्रोटीन होती है जहाँ पे क्या होते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें
आपकी एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या करेगा, इनएक्टिव साइट में क्या करेगा, फिट होगा एंड देन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल विल चेंज इनटू प्रोडक्ट मॉलिक्यूल. तो इट इज नाउ अंडरस्टूड दैट द सबस्ट्रेट एस हैज टू बी बाइंड द एंजाइम एट द एक्टिव साइट. आपके सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड करना पड़ेगा, उसकी पॉकेट में, उसके क्रिवाइसिस में. फिर क्या होगा, सबस्ट्रेट क्या करेगा, हैज़ टू डिफ्यूज टू बार द एक्टिव साइट और वहाँ पे क्या होगा, आपका एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा. देखो यहाँ पे पहले तो आपका क्या है, जैसे मान लो ये एंजाइम, ठीक है. एंजाइम के क्या करेगा, वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या करेगा, एंजाइम के साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा. और एंजाइम जब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा, सबस्ट्रेट इसकी एक्टिव साइट में बाइंड करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एंजाइम और सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनेगा. फिर धीरे धीरे क्या होगा, एंजाइम क्या करेगा, विदाउट गोइंग अंडरगोइंग एनी चेंज, एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करेगा. यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या करेगा, जो है मतलब प्रोडक्ट में चेंज करेगा. तो वही चीज़ है कि ऑल एंजाइम हैव स्पेसिफिक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है. ए पार्ट ऑफ इट्स नॉन एज द एक्टिव साइट बोलते हैं, जहाँ पे आपके क्या करते हैं, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या करते हैं, फिट होते हैं. और पॉइंट वेयर सबस्ट्रेट जो होता है बाउंड करता है एक्टिव साइट के ऊपर, उसी को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट बोलता है. तो यहाँ पे क्या होता है, एक ओब्लिगेटरी फॉर्मेशन होती है एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स की होती है. और एक कम्प्लेक्स जो बनता है ये टेम्पररी फिनोमिना बनता है. यहाँ पे एक कम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो है एक ट्रांजिएंट फिनोमिना है, एक ट्रांजिएंट फिनोमिना है. और ड्यूरिंग दिस स्टेट क्या होगा, ड्यूरिंग द स्टेट जब सबस्ट्रेट क्या करेगा, वो एंजाइम के साइट के ऊपर क्या करेगा, बाउंड करेगा, एक नया स्ट्रक्चर जो है ऑफ सबस्ट्रेट कॉल ट्रांजिशन स्टेट जो होता है बनता है. ठीक है. और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स जो होता है किस में चेंज होता है, ये एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स में चेंज हो जाएगा. और वहाँ पे फिर धीरे धीरे प्रोडक्ट्स जो होंगे वो रिलीज हो जाएंगे. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी एनसीईआरटी क्या बोलती है, दस देर इज दस एन ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन होती है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है. और ई स्टेट फॉर एंजाइम, एस स्टेट फॉर सबस्ट्रेट. और दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो होता है ये क्या है, आपका ट्रांजिएंट फॉर्मूला फिनोमिना है. और ड्यूरिंग द स्टेट जब स्टेट क्या करेगा, हमारा सबस्ट्रेट क्या करेगा, बाउंड करेगा एंजाइम के साथ एक्टिव साइट में, एक न्यू स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर बनेगा. और वेरी सुन क्या होगा, नए बॉन्ड बनेंगे, टूटेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट जो होता है वो रिलीज हो जाता है, प्रोडक्ट जो होता है वो रिलीज हो जाता है. ठीक है. लेकिन यहाँ पे एक डायग्राम दे रखी है, डायग्राम दे रखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं. देखिए यहाँ पे वन साइड जो होता है ग्राफ रिप्रेजेंट करिए पोटेंशियल एनर्जी को, वन साइड जो होती है दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. और सेकंड जो होता है दैट गोइंग टू रिप्रेजेंट द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन. यहाँ पे आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है. अब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल से क्या है, मतलब हाई है. इसका मतलब क्या है, ये रिएक्शन जो रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये सारा का सारा रिएक्शन क्या है, ये एक्सोथर्मिक है. तो यहाँ पे क्या होगा, जब आपने एंजाइम यूज़ नहीं किया, ठीक है, जब ये आपने एंजाइम यूज़ नहीं किया तो ये सबस्टेट क्या करेगा, ये ट्रांजिएंट स्टेट क्या करेगा, बनाएगा. उसके बाद क्या करेगा, ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा. ठीक है. तो यानी कि द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन स्टेट ऑफ द सबस्ट्रेट एंड इट्स सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज द एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है कि आपके एनर्जी डिफरेंस कितना है ट्रांजिशन स्टेट में और सबस्ट्रेट की एनर्जी लेवल में, दैट इज कॉल्ड एज द एक्टिवेशन एनर्जी. तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी का गैप कितना ज़्यादा है, दैट इज़ हमें एनर्जी क्या करना पड़ेगी, यहाँ पे सप्लाई करना पड़ेगी, हमें एनर्जी क्या करना पड़ेगी, यहाँ पे सप्लाई करेंगे. दिस इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम. लेकिन जब हमने एंजाइम का यूज़ किया तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी. और ये क्वेश्चन आपका जो है मतलब कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जब हम एंजाइम यूज़ करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है. तो जब हम एंजाइम यूज़ करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज होती है. आप ये देख सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है डिक्रीज होती है. तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन स्टेट एंड सबस्टेट मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड एज द एक्टिवेशन एनर्जी. यानी कि इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू जस्ट एक्टिवेट एन रिएक्शन, टू जस्ट एक्टिवेट एन रिएक्शन इज कॉल्ड एज द एक्टिवेशन एनर्जी, इसको हम बोलते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है
आप देख सकते हैं पाथवे ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू सो कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। तो देयर कुड बी मैनी मोर अल्टर स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं कि एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स ही बनेंगे, बहुत सारे इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनते हैं बीच में, लेकिन सारे के सारे जो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं। स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी स्टेटस ऑफ मॉलिक्यूल और ए स्ट्रक्चर। हैंस जब हम क्या करते हैं डायग्राम या ग्राफ में देखते हैं तो बाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। वाई जो है आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपका एक्स एक्सिस जो होता है इट इज़ गोइंग टू रिप्रेजेंट दैट इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन और स्टेट थ्रू विच ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ आपने जो है दो चीज़ें नोटिस की होगी, एनर्जी लेवल बिटवीन सबस्ट्रेट एंड पी। अगर आपका जो है प्रोडक्ट जो है इज एट लोअर लेवल देन एस, द रिएक्शन इज कॉल्ड एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनर्जी स्टेटस देख सकते हैं, दिस इज द एनर्जी स्टेटस ऑफ द सबस्ट्रेट और दिस इज द आप जो है एनर्जी स्टेटस ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये जो है आपकी जो प्रोडक्ट की एनर्जी लेवल जो है वो सबस्ट्रेट की एनर्जी लेवल से क्या है, बहुत ही कम है। तो इसका मतलब क्या है, दिस रिएक्शन जो है ये रिप्रेजेंट किया है दैट इज कॉल्ड एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक में क्या होगा, मान लो यहाँ पे आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है और आपका जो है प्रोडक्ट जो है यहाँ पे होगा, यानी कि प्रोडक्ट जो होगा वो हायर एनर्जी लेवल वाला होगा और सबस्ट्रेट जो होगा वो लोअर लेवल एनर्जी वाला होगा, तो उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। इफ़ द P इज एट द लोअर लेवल देन S, द रिएक्शन इज कॉल्ड एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमें कोई ज़रूरत नहीं है सप्लाई एनर्जी करने की, ठीक है, और कोई हीट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाउ एवर वेदर चाहिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, चाहिए स्पॉन्टेनियस इसी को हम बोलते हैं अपने आप होने वाले रिएक्शन हो, चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो, तो यहाँ पे क्या होता है, एस को जो है सबस्ट्रेट को क्या करना पड़ता है, उसको एक मच हाइयर स्टेट से गुजरना पड़ता है, उसको ट्रांजिशन स्टेट से गुजरना पड़ता है। और उस ट्रांजिशन स्टेट और उस इनिशियल स्टेट में जो डिफरेंस होता है एनर्जी का, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। चाहे कुछ भी हो, चाहे आपका एक्सोथर्मिक हो चाहे आपका एंडोथर्मिक है, जो तब भी उस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या करना पड़ेगा, हाइयर एनर्जी में जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे सबस्ट्रेट होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट होगा, ठीक है, तब भी क्या होगा, इसको हाइयर एनर्जी में जो है जाना पड़ेगा। तो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल स्टेट एंड ट्रांजिशन स्टेट दैट इज कॉल्ड एज द एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। और हमारे एंजाइम क्या करते हैं, इसी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो डिफरेंस इन average energy content of substrate from that of this transition state is called as the activation energy। और एंजाइम क्या करते हैं इवेंचुअली, चाहे एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक हो, ये दैट ब्रिंग्स डाउन द एनर्जी बैरियर मेकिंग द ट्रांजिशन ऑफ एस सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट मोर इजी, यानी कि आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, ये डाउन करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एंजाइम एंड हाउ दे going to bring change in the chemical conversion। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एंजाइम। एंजाइम की प्रॉपर्टी हमने स्टडी की, कैसे केमिकल रिएक्शन में वो चेंज लेके आते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ओके।